तो ऑफिशियली स्टार्ट कर लें क्लास को। क्लियर है, ओके जी। सो पहला सवाल जो पास पेपर्स का हमारे पास अवेलेबल है दैट इज फ्रॉम स्प्रिंग 2013। काफी पुराना सवाल है, लेकिन क्योंकि जो भी अच्छा मटेरियल अवेलेबल होगा हमने प्रैक्टिस करनी है ताकि हम आने वाले पास पेपर्स के लिए तैयार रहें। अभी देखिए, डोमिनेंट फर्टिलाइजर हैज टू प्लांट्स, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल कर दी गई है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बोथ प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 years। तो जब 3 साल लाइफ रह गई है तो वैल्यू इन यूज के लिए कैश फ्लो कितने सालों की बनेगी बेटा? 3 years की बनेगी। ठीक, साथ ही हम सोल्यूशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। फेयर वैल्यू एंड रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट्स एज ऑन 31st December 2012 और एज फॉलो। कुछ आपको दिख रहे हैं वैल्यूज। हमारे पास दो किस्म के प्लांट है, सो हम क्या करते हैं, इकट्ठे ही उनका सब कुछ बनाना शुरू कर देते हैं। लाइक इफ यू हैव P1 है ना, एक तरफ P1 है और एक तरफ P2 है। आप जानते हैं कि जब भी इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड इज वी नीड कैरिंग अमाउंट ऑफ बोथ प्लांट्स। फिर उसके बाद नंबर 2 स्टेप होता है हमारा कि हम रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट इज ऑलवेज हायर ऑफ नंबर 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। शेयर कर लेते हैं आपके लिए। एंड नंबर 2 इज वैल्यू इन यूज। उसके बाद जो भी एंड रिजल्ट निकलेगा हमारे पास उसे हम नाम दे देंगे इम्पेयरमेंट लॉस का। ऐसा ही है जी? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले हमें फेयर वैल्यू एंड रिटन डाउन वैल्यूज ऑफ द प्लांट एज ऑन 31st December आर एज फॉलो। अगर आप देखें तो सवाल में ऑलरेडी हमें रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी गई है। सो हम डायरेक्टली यहाँ लिख लेंगे, ये पूरा सवाल रुपीज इन मिलियंस में सॉल्व होना है। सो हम डायरेक्टली यहाँ लिख लेंगे इसकी 220 मिलियन आ गई और इसकी 160 मिलियन आ गई। अब बेटा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी दोनों की दे दी गई है। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी दोनों की दे दी गई है। अगर आप चाहें तो आप वर्किंग बनाना चाहें तो बना लें, वरना आप सिंपली 210 में से 7 माइनस कर दें और 150 में से 4 माइनस कर दें तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के करीब करीब तो हम आ ही जाएंगे। ऐसा ही है जी? अगर हम 210 में से 7 माइनस कर देते हैं तो कितना रह गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? 203। ठीक है, और 150 में से 4 माइनस कर दें तो हम आ जाएंगे 146 पे। क्या ये बात समझ आती है आपको कि कैसे कैलकुलेट किया हमने? डायरेक्टली माइनस कर लो, छोटी सी वर्किंग है इसके लिए वर्किंग नहीं बनाते। दूसरी तरफ अगर हमें वैल्यू इन यूज फाइंड आउट करनी है तो डेफिनेटली हम वर्किंग का सहारा ले रहे हो। अब बेटा हमारे पास 3 years हैं और 2 प्लांट्स हैं। ठीक है, सो हम कर लेते हैं वैल्यू 1 year 1 year 2 year 3। सही, पहले मैं ना P1 की वैल्यू इन यूज फाइंड आउट कर लेता हूँ। कैश का एनुअल इनफ्लो जो मेरे पास आ रहा है P1 का, दैट इज 105, 11। ओके, ये 1 year का दिया हुआ, सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने। अब देखिए इसमें एक मसला किया हुआ उन्होंने, हमारे पास तो 3 साल का डेटा होना चाहिए क्योंकि यूजफुल लाइफ इज 3 years। अब उन्होंने ना एक ही किस्म का डेटा दे दिया आपको, एक ही दे दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि अगर ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 का कैश फ्लो सेम ही होगा, जब उसे कुछ और दिया ही नहीं तो हम इसको
सेम ही ले लेंगे, सेम ही ट्रीट कर लेंगे, मजबूरी है भाई, और तो कुछ कर नहीं सकते। आउटफ्लो भी सेम ही होगा, 11 11 11 डिवाइड माइनस करेंगे जी। सो इधर आ जाएगा हमारे पास 94 94 94। अगर आप चाहें यहाँ पे एन्युटी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते ना लगाएं, ठीक है। फिर हम लास्ट ईयर में हमें डिस्पोजल पे भी जाना पड़ेगा। डिस्पोजल हमेशा नेट पे लिखी जाती है जी। आपको डिस्पोजल से जो पैसे आने हैं वो 8 रुपए हैं, और आपसे जो पैसा जाएगा दैट इज 2 रुपीज। तो मेरी नेट डिस्पोजल की जो प्रोसीड आएगी वो आएगी 6 रुपए की, है ना। 8 - 2, सो 94 94 एंड 80, नहीं 100, सॉरी, पॉजिटिव है ना। अब उसने हमें 10% के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करके दे दिया है, दैट इज 0.909, 0.826, 0.751। इनको मल्टीप्लाई करें बेटा, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू खुद ही आ जाएगी। साथ साथ मेरे करें चले, 94 इंटू 0.909, तो हम राउंडिंग की तरफ चले जाते हैं थोड़ा सा, 85.5 प्लस इधर आ जाएगा 77.6 प्लस 75, सो 75.1 प्लस 77.6 प्लस 85.5, समहाउ 238.2 आ जाएगा। यही आ रहा आप सबका। तो वर्किंग वन के बाद मेरी वैल्यू इन यूज आ रही है 238.2। ठीक। अगर इसी सवाल को हम P2 के लिए भी सॉल्व कर लें, ईयर्स यही रहेंगे हमारे, 55 और 5 का इशू आ गया यहाँ पे। इनफ्लो इज 55 55 55, आउटफ्लो इज 5 5 एंड 5। तो हम आ गए 50 50 और 50 पे। डिस्पोजल इज 3 - 1, 3 का बिकेगा, 1 का खर्चा आएगा, तो 2 आ गया। तो ये 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 52 हो जाएगा। एंड डिस्काउंट फैक्टर तो सबके लिए सेम ही दिए हुए हैं। 0.909, 0.826, 0.571। बेटा हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 into 0.909, that is 45.45 plus 50 into 826, that is 41.3 plus 52 into 0.751, that is 39.1, 39.1 plus 41.3 plus 45.45, ये कुछ हमारे पास 125.85 के करीब करीब आ जाएगा। अब अगर आप देखो, सो मेरे पास एक ये फैक्टर आ गया और एक ये फैक्टर आ गया। हमने बेटा इसमें से हायर ऑफ को लेना, हायर ऑफ को लेना, हमेशा देखना है कि इनमें से बड़ी अमाउंट कौन सी। यहाँ पे बड़ी है 238.20, यहाँ पे बड़ी है 46.0। ठीक है। सो हम यहाँ पे एक लगा लेंगे लाइन। अब देखिए बेटा, जब आपने 220 को कंपेयर किया 238 से, तो इम्पेयरमेंट आई ही नहीं।
बिकॉज कैरिंग अमाउंट छोटी है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा, फ्यूचर में फायदा है। लेकिन जब यहाँ 160 को 146 से कंपेयर किया तो आपका 14 का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। देखिए सवाल को देखिए। On October 1, 2014, ARC Limited, in the course of improvement and enhancement of its production facility, bought a plant having invoice value of 25 million for production of its popular brand of electrical goods। हमने एक नया प्लांट लिया। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। एक तो हमने इनिशियल रिकग्निशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट फाइंड करनी है, 5 नंबर इसके मिलेंगे हमें, और इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है। तो ए हमारा क्या है बेसिकली, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्लांट। अब इनिशियली सवाल जब स्टार्ट किया ना एग्जामिनर ने, उससे वहीं से तमीद बांध दी है कि जी हम जा रहे हैं मिलियन में, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मेजॉरिटी डेटा इन थाउजेंड के बना। सो आपकी चॉइस होती है, यू वांट टू सॉल्व इट इन मिलियंस और थाउजेंड। आई एम ऑलवेज कंफर्टेबल सॉल्विंग क्वेश्चन इन थाउजेंड, तो मैं तो थाउजेंड में लेके चल रहा हूँ। हमने प्लांट लिया जी 25 मिलियन का, अच्छी बात है, तो हम लिख देंगे इनवॉइस वैल्यू 25,000। मिलियन हो गए 25। Mr. Aslam, one of the director, was assigned the duty of supervising installation of plant. Other information देखो, जब कोई बंदा ऑलरेडी आपके पेरोल पे है, उसको आपने अगर ड्यूटी असाइन कर दी है फॉर इंस्टॉलेशन, तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो कभी भी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट नहीं हो सकती। आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला, कितना, 25%, was allowed by the supplier due to efforts of the agent involved in the deal। आप इसका 25% लेने 25,000, 25,000 इंटू 0.25, दैट इज 6520। ये तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। नॉर्मली सप्लायर अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो कोई बात नहीं, मुझे तो 25 मिला है, मैं तो 25 ही माइनस करूंगा। फिर उसके बाद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, सैलरी ऑफ सिविल इंजीनियर एंड लेबर्स। अब ये डेफिनेटली प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए, लेबर एंड इंजीनियर कितनी है, 1200, पार्ट ऑफ पार्ट। Civil and electrical work. Refer section C below. Civil and electrical work include cost of certain instruments amounting to rupees 1,50,000 which were poorly handled by the worker and were totally damaged. Now they carry no value. याद रखें बेटा, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपने एक चीज लगाई और जाया हो गई, तो वो कभी भी कॉस्ट ऑफ प्लांट का हिस्सा नहीं बन सकती, वो तो एक्सपेंस एबनॉर्मल लॉस है। सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे टोटल तो 2800 रुपये लगे, लेकिन 150 तो जाया हो गए, तो मैं सिर्फ 2650 को कॉस्ट ऑफ प्लांट कैसा बनाऊंगा। वाई, देखो एसेट की कॉस्ट कैसा बना रहे, फ्यूचर में बेनिफिट आना चाहिए। एक चीज है डैमेज, उससे क्या फ्यूचर में बेनिफिट आएगा। इलेक्ट्रिकल आइटम रिसीव फ्रॉम कंपनीज ओन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट अ कॉस्ट प्लस 10% प्रॉफिट। याद रखिए, अगर मेरा एक फैक्ट्री है मेरी और मेरी एक और फैक्ट्री है, तो वो दूसरी फैक्ट्री जब मुझ पे चीजें बेचती है ना, उस पर प्रॉफिट नहीं कमा सकती मुझसे। इसे इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल आइटम भी आएंगे, हम खुद से खुद प्रॉफिट नहीं कमा सकते, खुद से खुद प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो वो 330 के आए, लेकिन इसमें 10% प्रॉफिट है, तो डिवाइड कर दे 1.1 पे, तो बेटा सिर्फ 300 का ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपका डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी से तो प्रॉफिट ना कमाए ना, बाहर के लोगों से प्रॉफिट कमाए। हम आउटसाइड एंटिटी प्रॉफिट कमाते हैं, विद इन एंटिटी प्रॉफिट नहीं कमाते। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग साइट प्रिपरेशन, अब इसमें बात आती है, क्या ये एम्प्लॉइज स्पेसिफिकली साइट प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इफ यस, तो इसकी कॉस्ट बिल्कुल हिस्सा है, इफ नो तो नहीं है। तो आपने जब इसको लिखना है, इसके साथ लिख दीजिएगा कि हम इज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे इन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थे। ये वो मजदूर है जिसे हमने रखा ही साइट प्रिपरेशन के लिए।
अगर आप ये नहीं लिखते तो जीरो लिख दे, लेकिन एजम्पशन आपकी तगड़ी होनी चाहिए। ऑन जनवरी 1 2015 टेस्ट रन, तो टेस्ट रन तो आप जानते हैं, बिल्कुल आता है। टेस्ट रन was started and successfully completed at a cost of 550, सेल proceeds were 320। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, जब टेस्ट रन पे जो कॉस्ट आती है उसमें से जो आपको फायदा होता है वो निकाल दिया करें, रिमेनिंग कॉस्ट पार्ट ऑफ प्लांट बन जाती है, तो ये हो जाएगी 230। कंपनी इज प्रेजेंटली ऑब्लाइज्ड टू डिसमेंटल द प्लांट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट आ गई, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग आ गई, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, और इसकी हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ली जाती है, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू नहीं लेनी। प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी है जी हमारी, company is obliged to dismantle plant at the end at a value of 250। Plant went into normal production on February 1 and attained 45% capacity during the period. It doesn't matter कितनी capacity पे काम कर रहा है, आपने तो चला दिया। Company at this stage discovered that actual capacity of the plant is about 85% of the capacity declared by supplier. The matter was discussed with supplier and agent. And agent finally agreed to pay compensation of 3% on invoice value and issued a credit note in this regard। आपको कंपनसेशन जो मिलती है वो हमेशा माइनस कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी एक्चुअल प्राइस जो है वो रिड्यूस कर दी गई बाय 3%। अब अगर हम देखें कि 25,000 इंटू 0.03 तो 750 और माइनस होगा। ये जब आप माइनस कर देंगे, आई बिलीव हम वी आर डन विद एवरीथिंग, और तो कुछ ही नहीं रहता। ठीक, खत्म। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्लांट निकल आएगी 25,000 -6250 -750 +1200। ये आप भी जरा कराइएगा जी। 2650 जमा 300 जमा 600 जमा 230 जमा 250, तो मेरे मुताबिक 23,230 शुड बी द कॉस्ट ऑफ प्लांट। जी भाई लोग, एग्रीड सारे इस कैलकुलेशन से, कोई मसला? सो पार्ट ए तो हमने कर लिया, अब हमने जाना है पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में के लिए हमेशा सबसे पहले हमें चाहिए होती है कैरिंग अमाउंट, एंड दूसरे नंबर पे चाहिए होती है रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट आती है बेटा फेयर वैल्यू लेस यू सेल से, एंड दूसरी चीज आती है वैल्यू इन यूज। अब बना लेते हैं हम अपनी वर्किंग नंबर 1। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी है कैरिंग अमाउंट। बेटा कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आपने सिंपली डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेनी है अपनी, ठीक है। अब आपका कॉस्ट तो ऑलरेडी आ गई ना, 23,230, ये रुपीज इन थाउजेंड में चल रहे हैं। अब देखो आपका ईयर एंड कब है, 30 जून। आप प्रोडक्शन में कब आ रहे हैं, या कम फरवरी को, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि एसेट वाज अवेलेबल फॉर यूज फॉर 5 मंथ्स, तो आपने चार्ज कर लेनी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, 23,230, दैट इज माई कॉस्ट। सवाल में मुझे कहीं पर आरवी नजर आ रही है, देखें।
डेप्रिसिएशन का रेट तो दे दिया 10%, आरवी नहीं दी। So depreciation rate would be 10% multiply by 5 upon 12. Reason being कि भाई हमारी depreciation सिर्फ 5 महीने की आएगी, into 0.1 to multiply by 5 divided by 12. So approximately मेरी 968 की depreciation आ जाएगी और मेरी carrying amount आ जाएगी 22262। क्या आपकी भी इस तरह आएगी जी? डेप्रिसिएशन ठीक निकाली है मैंने? यहाँ पे आप लिखेंगे वर्किंग नंबर 1, that is 22262। जी भाई, कोई मसला, दुश्वारी? ठीक है। वर्किंग नंबर 2 हमारी जो बन जाएगी, दैट वुड बी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सवाल को अगर आप देखें तो इसमें ऑलरेडी दिया था कंपनी अकाउंट फॉर इट्स एसेट अंडर कॉस्ट मॉडल ऑन दिस एस्टिमेट 21 मिलियन इट्स फेयर वैल्यू। कंपनी खुद एस्टिमेट कर रही है कि जी उसकी फेयर वैल्यू कितनी आती है, 21 मिलियन। तो हम इसे रुपीज इन थाउजेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कंपनी के मुकाबले मुताबिक 21,000 रुपये उसकी फेयर वैल्यू है। अब लेस कॉस्ट टू सेल की बारी है। लेकिन हमें फ्यूचर में कौन सी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल वैलिड कॉस्ट है। टर्मिनल बेनिफिट्स ऑफ लेबर टू बी पेड ऑफ, बेटा ये लेबर कॉस्ट होती है ना, ये एडमिन एक्सपेंस होता है। देखो, मैं अपना प्लांट बेचूंगा, इसकी वजह से मुझे लेबर फारिग नहीं करने पड़ते ना। सही है। देखिए, हम अगर अपना प्लांट बेचते हैं तो इसकी वजह से सिर्फ वो कॉस्ट लेनी है जो प्लांट के बिकने के लिए लाजमी है। लेबर को तो आप तब फारिग करते हैं जब आप कारोबार बंद करते हैं, कंपनी बंद करते हैं। दैट इज क्लोजर कॉस्ट ऑफ कंपनी, नॉट द प्लांट। तो ये हमेशा इग्नोर हो जाती है। लीगल कॉस्ट आएगी, बिल्कुल आएगी। स्टैंप ड्यूटी आएगी, बिल्कुल आएगी। लीगल कॉस्ट, स्टैंप ड्यूटी एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। लेबर वाली कॉस्ट नहीं ला सकते आप। अगर वो कहते हैं ना कि प्लांट को डिसमेंटल करने के लिए लेबर कॉस्ट है, बिल्कुल कॉस्ट कैसा बन जाती, वो बिल्कुल बन जाती। लीगल कॉस्ट कितनी है जी हमारी? 150। स्टैंप 50 है। 21,000 माइनस 250, तो ये आ जाएगी 20750। तो वर्किंग नंबर 2। हाँ जी, कुछ बात समझ पड़ रही है? देखो बेटा, अगर वो कहता प्लांट को रिमूव करने के लिए लेबर कॉस्ट है तो बिल्कुल लेस कॉस्ट टू सेल कैसा बनती है? ये कह रहे हैं टर्मिनल बेनिफिट्स ऑफ लेबर टू बी पेड ऑफ। ये इसका मतलब ये होता है जब कारोबार खत्म होता है तो लेबर को निकालने के लिए जो पेंशन प्रोविडेंट फंड ग्रेजुटी देते हैं उसकी बात कर रहे हैं। सो ये जो कॉस्ट है बेसिकली क्लोजर कॉस्ट ऑफ द बिजनेस है, ना कि प्लांट की। ठीक है जी। अब इस सवाल में हमें निकालनी है लास्ट चीज, दैट इज वैल्यू इन यूज। तो उसका डेटा अवेलेबल ही नहीं। तो नहीं है तो बस फिर बेटा मैं रिकवरेबल अमाउंट 20750 को ही ले लूंगा और डायरेक्टली निकाल लूंगा इम्पेयरमेंट लॉस। 22262 माइनस 20750, मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा कुछ इतना। ठीक है। अगर आप चाहें तो आप एग्जाम में ये भी कह सकते हैं कि सिंस डेटा related to value in use is not provided, hence
कैन नॉट कैलकुलेट impairment amount accurately। ये नोट अगर डालना चाहे डाल दें, कोई मसला नहीं। सवाल को देखें।